शब्द ही कर्म है, शब्द ही धर्म है। शब्द हो सार्थक, ये सदा हो जतन। अहो शब्द शिल्पी तुम्हें है नमन, अहो शब्द शिल्पी तुम्हें है नमन। साहित्य अकादमी द्वारा निरंतर श्रृंखला के अंतर्गत समरसता विमर्श पर केंद्रित व्याख्यान एवं विमोचन कार्यक्रम में आप सभी साहित्य मनीषियों, विचारकों, चिंतकों एवं आमंत्रित अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री श्रीधर पराड़कर जी की कृति डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल, आप सभी कृतिकार से परिचित ही हैं। श्रीधर पराड़कर जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और मध्य भारत साहित्य सभा के संरक्षक, हिंदी सेवी तथा अटल साहित्य शिखर सम्मान से अलंकृत श्रीधर पराड़कर जी की कृति के व्याख्यान एवं विमोचन कार्यक्रम के आज साक्षी बनेंगे आप और हम। कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं सेवानिवृत्त IAS चिंतक, विचारक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी। साथ होंगे श्री अशोक जी पांडे जी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, पूर्व अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था में सहायक अनुसंधान अधिकारी एवं साहित्यकार डॉक्टर माधुरी मेहरा जी एवं कार्यक्रम के सूत्रधार, देवपुत्र के संपादक, अनुभवी बाल साहित्यकार, साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी। आप सभी अतिथियों से आग्रह है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, मंच समृद्ध हो चुका है। भारतीय परंपरा अनुसार माननीय अतिथिगण मां वीणा पानी की आराधना तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलित करते हुए अतिथिगण, मुझे इस जगह पर अटल जी की पंक्तियां याद आती हैं कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। देवतुल्य अतिथियों की स्वागत देगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व निर्वहन कर रहे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक जाना पहचाना नाम। संपूर्ण जीवन प्रशासनिक सेवाओं को प्रदान करने के पश्चात सामाजिक जीवन में समाज सेवा को लक्ष्य बनाकर चलने वाले भागीरथ जी संवैधानिक सदनों के सदस्य रहे हैं। समाज के वंचित वर्ग की सेवा का लक्ष्य लेकर लंबे समय से लेखन और समाज संगठन के कार्य में लगे हुए हैं। प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए अपने अनुशासन प्रिय स्वभाव के कारण जन जन में लोकप्रिय हैं। आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध डटे रहे। दलित विमर्श का राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा चिंतन संपूर्ण समाज के मध्य रखते हैं। एक श्रेष्ठ चिंतक, विचारक, लेखक होने के साथ साथ श्रेष्ठ राजनेता भी हैं। आज मंच पर आपकी उपस्थिति हमें गौरव प्रदान कर रही है। आपके स्वागत हेतु आमंत्रित हैं श्री अशोक बेन, अध्यक्ष अजाक्स जिला भोपाल से आमंत्रित हैं। श्री अशोक पांडे जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी राकेश सिंह जी से कि वे आए और पांडे जी साहब का स्वागत करें।
साथ ही कृति पे अपने मूल्यवान विचार रखेंगी डॉक्टर माधुरी मेहरा जी। संस्कृत साहित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुतियों का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्यापन कार्य, अनेक पत्र पत्रिकाओं में शोधालेख प्रकाशित, जनजातीय भाषा बोली पर आधारित पुस्तक व शब्दकोश लेखन संबंधी कार्य। आप आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था में सहायक अनुसंधान अधिकारी हैं। आपके स्वागत हेतु मैं पुनः राकेश जी से निवेदन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले अनुभवी बाल साहित्यकार, देवपुत्र के संपादक, चिंतक एवं साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास जी दवे के स्वागत हेतु मैं पुनः राकेश जी को आमंत्रित करूंगी। आप सभी अतिथियों का पुनः पुनः स्वागत है। धन्यवाद। पराड़कर जी का रचना कर्म अपनी समग्रता में अनेक आयामी है। वे भारतीय संस्कृति के अध्येता, विचारक, चिंतक और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। श्रीधर पराड़कर जी की कृति डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल विमोचन हेतु अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत की गई। अब वो घड़ी आ गई है जब ये कृति हमारे समक्ष विमोचन हेतु प्रस्तुत है। लोक में अर्पित इस सार्थक कृति का पाठकों को अवश्य लाभ मिलेगा। कृतिकार को बहुत बहुत बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। और अब स्वागत उद्बोधन की बेला। पुष्पगुच्छ से स्वागत के पश्चात वाणी द्वारा स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ निमिष तेज जी को। वे आएं और स्वागत उद्बोधन दें। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल एवं प्रज्ञा विमर्श द्वारा अनेक समसामयिक विषयों पर गोष्ठी एवं व्याख्यान के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ये कार्यक्रम समाज को दिशा देने का कार्य तो करते ही हैं, अपितु समाज एवं राष्ट्र के उत्थान एवं आपसी बंधुत्व के लिए उपयोगी विषयों द्वारा जन जागरण में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। वर्तमान में समरसता के विषय की सर्वाधिक आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। ऐसे समय में इस विषय द्वारा समाज में प्रबोधन हेतु अनेकानेक चिंतक एवं लेखक अपनी कलम द्वारा जन जागरण कर रहे हैं। इसमें अतीत के मूल्यों से सीख लेना, अतीत की भूलों से सीख लेना तथा वर्तमान में राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी शक्तियों से समाज एवं देश के संगठित स्वरूप को बचाते हुए एक स्वर्णिम तथा गौरवशाली राष्ट्र के रूप में भारत का मार्ग प्रशस्त हो सके, इसी निमित्त आज के कार्यक्रम की नींव पड़ी है। इस समरसता के विषय को अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री श्रीधर पराड़कर जी ने अपनी कृति डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल इसमें संजोया है। इस कार्यक्रम में, इस व्याख्यान में आप सभी उपस्थित महानुभावों का मैं साहित्य अकादमी एवं प्रज्ञा विमर्श द्वारा हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी ने अपनी अध्यक्षता हेतु जो हमें स्वीकृति प्रदान करी और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। श्री अशोक पांडे जी, डॉक्टर माधुरी मेहरा एवं डॉक्टर विकास दवे, आपने भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होकर
और हम लोगों का संबल बढ़ाया है। इस हेतु आपका भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आगे के कार्यक्रम के लिए आप आगे कार्यक्रम को ले जा सकते हैं। आपने कहा समरसता की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। लेखक अपने लेखनी द्वारा जन जागरण कर रहे हैं। स्वर्णिम भारत का मार्ग प्रशस्त हो सके, ऐसा प्रयास होना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे मध्य पद्मश्री मेहरुनिसा परवेज दीदी विराजमान में मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री संचालक दादा पंत जी भी हमारे मध्य हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ हृदय से। और अब पुस्तक पर आगे प्रकाश डालने के लिए बीज वक्तव्य हेतु मैं आमंत्रित करूंगी करतल ध्वनि के साथ साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे जी को। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद संस्कृति संचालनालय के उपक्रम साहित्य अकादमी के इस महत्वपूर्ण सारस्वत आयोजन में आप सभी का साहित्य अकादमी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर भगीरथ प्रसाद जी, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक, न्याय के क्षेत्र में अपना एक जीवन का लंबा समय व्यतीत करने के पश्चात लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के भी बाद समाज के लिए अपना संपूर्ण समय देने वाले आदरणीय अशोक पांडे जी, संस्कृत की बहुत ही विदुषी, संस्कृत का अध्ययन लंबे समय से जिनको करते हुए देख रहा हूं, संस्कृत भारती की कार्यकर्ता के नाते भी, और बाद में टीआरआई में वे शोध अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उस बीच भी वनवासी समाज के बीच जाकर उनके विचारों को जानना, उनकी जीवन शैली को समझना और संपूर्ण भारतीय समाज को उस वन्य जीवन की संस्कृति से सत्व निकाल करके सौंपना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य माधुरी जी कर रही हैं। मैं पूरे वरेण्य मंच को प्रणाम कर रहा हूं साहित्य अकादमी की ओर से। आज हम सब लोग जिस महत्वपूर्ण अवसर के लिए उपस्थित हैं, हम सब जानते हैं आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी का लेखन पूरी तरह राष्ट्र और समाज को समर्पित होता है। इस समय जिस कृति का विमोचन हम सब ने किया, डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल, इस कृति के लेखन की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? इस कृति के लेखन, विमोचन और इस तरह के विमर्श के माध्यम से आखिरकार हम सब मंडल जी को क्यों स्मरण कर रहे हैं? यहां पर चूंकि सभी सुधीजन उपस्थित है, इसलिए हम सबको याद आता होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति उत्तर में जब अपना उद्बोधन इस राष्ट्र के सर्वोच्च सदन में दिया था, तब उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ आदरणीय जोगेंद्र नाथ मंडल जी का उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कि आखिरकार क्या कारण है कि जो जोगेंद्र नाथ मंडल अपना संपूर्ण जीवन पूज्य बाबा साहब के सानिध्य में व्यतीत करने वाले, जिनका संपूर्ण सामाजिक जीवन जिसको कहते हैं तैयार हुआ बाबा साहब के मार्गदर्शन में, बाबा साहब के विचारों की, प्रेरणा की ज्योति जिनके हृदय में सदैव स्थापित रहती थी, ऐसे श्रेष्ठ विचारक और समाज सेवी जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में जानने की जिज्ञासा भारतीय समाज को हुई कि आखिरकार हुआ क्या था। प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ वाक्य बोलकर छोड़ दिए थे और आप सबको जान करके और आश्चर्य होगा कि यह समग्र चर्चा चल रही थी सीएए के संदर्भ में। हम सबको आश्चर्य लगा था कि सीएए की जब बात हो रही है, सीएए के बारे में संपूर्ण भारतीय समाज के मन में एक भ्रांति खड़ी कर दी गई है
और उस भ्रांति का शिकार केवल सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि जिसको कहना चाहिए कि हमारे देश का, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, अभिजात्य वर्ग, और जो दिन रात अखबारों को चाटते हैं, टेलीविजन चैनल की सारी बहस सुनते हैं, वे सब भी इस भ्रम में थे कि पता नहीं ये क्या है। ऐसे समय में जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में जानने की जिज्ञासा पूरे भारतीय समाज के मन में होना स्वाभाविक थी। और उसके बाद क्रमशः अध्ययन चला, और चूंकि इन दिनों हमारे ज्ञान के वर्धन का एकमात्र उपाय यदि कुछ होता है तो वह सोशल मीडिया होता है। इन पटलों पर, इन मंचों पर होने वाली चर्चाएं हम लोग ऐसा मान करके पढ़ते, गुनते, सुनते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो कुछ कह रहे हैं संभवतः वे समाज के वे पुरोधा हैं जो अत्यंत बुद्धिजीवी हैं और ये सब कुछ सत्य जानते हैं। लेकिन इस विषय पर मेरा निजी अनुभव यह रहा कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में जितना सत्य पढ़ने को मिला, उससे अधिक भ्रांतियां सोशल मीडिया पर हम सब लोगों को पढ़ने को प्राप्त हुई। और इस कारण से जिस मूल विषय की ओर संकेत था, वह मूल विषय कहीं छूट सा गया, और वह विषय था अपने समग्र भारतीय समाज में समरसता का विषय। जब हम समरसता की बात करते हैं तो आखिरकार यह समरसता है क्या? और जोगेंद्र नाथ मंडल और पूज्य बाबा साहब के संदर्भ में जब हम इस चर्चा को करते हैं तो हमारे दिमाग की उन भ्रांतियों को भी चुनौती देना पड़ती है, जिन भ्रांतियों से ग्रसित होकर के आज पूरा भारतीय समाज जोगेंद्र नाथ मंडल के केवल एक स्याह पक्ष को जानता है। आप देखिए कि उस काल का बंगाल का एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, जिसने अनुसूचित जाति के अधिकारों के संघर्ष के आंदोलनों में पुरोधा का काम किया, नेतृत्वकर्ता के रूप में वे उभरे। पूज्य बाबा साहब से वे सदैव मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम सब देखते हैं कि उनके निर्णय क्रमशः जिन्ना के संपर्क में आए थे, और जिन्ना को वे जब जुड़े थे, वे खुद स्पष्ट रूप से कहते हैं, उनके आत्मकथात्मक लेख को जब आप पढ़ेंगे तो हमको आश्चर्य होता है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं जब जिन्ना से जुड़ा था, उस समय जुड़ते समय मेरी दृष्टि में जिन्ना एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे। लेकिन देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ कि एक प्रखर राष्ट्रभक्त की प्रेरणा उनको मिलती रहती थी, उसके बाद भी एक दूसरे व्यक्ति को वो राष्ट्रभक्त मानकर उनके पीछे पीछे चले, और उनकी कल्पना भी नहीं था, वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते। इस पुस्तक में पूज्य बाबा साहब और जोगेंद्र नाथ मंडल के बीच हुए पत्र व्यवहार के कुछ मूल पत्र अंग्रेजी और उनके हिंदी अनुवाद के साथ उपस्थित हैं। हम जैसे जो शोध अध्येता हैं, हम लोग जो थोड़ा अध्ययन में रुचि रखते हैं, उन लोगों को जानकर आनंद आएगा कि पूज्य बाबा साहब उनको कदम कदम पर रोक रहे थे, क्योंकि बाबा साहब का मूल स्वर सदैव राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रहा। आज जो तथाकथित भ्रांति पैदा की जाती है, जिस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम सब देखते हैं, श्रद्धेय भागीरथ प्रसाद जी के भी उद्बोधन मैंने कई बार सुने, लेख लिखते हैं, और लगातार इस बात का प्रयास चल रहा है कि भारतीय समाज उस भ्रम में कम से कम न जिए जिस भ्रम में जोगेंद्र नाथ मंडल जिए थे। लेकिन उसके बाद भी जोगेंद्र नाथ मंडल इतने अधिक प्रभावित हुए कि भारत के विभाजन की स्वीकृति हो जाने के बाद, पृथक पाकिस्तान बन जाने के बाद, जिस पाकिस्तान का निर्माण संपूर्ण विश्व के लोग यह स्पष्ट मानते थे कि अब तक देशों का विभाजन भौगोलिक कारणों से होता रहा था, सामाजिक कारणों से होता रहा था, राजनीतिक कारणों से होता रहा था, विश्व ने पहली बार पंथ के आधार पर किसी राष्ट्र को अलग होते देखा था। और इस विभाजन पर ठप्पा लग जाने के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के विश्वस्त सहयोगी के रूप में पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान जाते समय तक भी जोगेंद्र नाथ मंडल जी का मन जिन विचारों से जुड़ा हुआ था, वे जैसा मानते थे, जैसा समझते थे, हालांकि जीवन के उत्तरार्ध में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा जोगेंद्र नाथ मंडल जी को उस भ्रांति से दूर होने में, मात्र 3 वर्ष। लेकिन उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, यह इस पुस्तक को पढ़कर के हम जान सकते हैं। पूज्य बाबा साहब की भूमिका भारतीय संविधान के निर्माण में जिस प्रकार की रही, जिन्ना ने केवल उनके उस ज्ञान मंडल का उपयोग करने के लिए वास्तव में जोगेंद्र नाथ जी को आमंत्रण दिया था पाकिस्तान आने का, और अत्यंत सम्मान के साथ उनको लेकर के गए थे। वहां पर उन्होंने आश्वस्ति दी थी कि आपके जितने अनुयायी, आपके समाज के जितने लोग हैं, उनको धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर कभी भी कोई कष्ट
पाकिस्तान में नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विभाजन होते ही, नवीन राष्ट्र का निर्माण होते ही हम सब देखते हैं कि वहां पर अनुसूचित जाति के साथ जिस ढंग से अत्याचार प्रारंभ हुए और खुले आम प्रारंभ हुए, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का सारा जो व्यामोह था, वह व्यामोह एक क्षण में ध्वस्त हो गया। जब वे सदन में अपना मत रखने का प्रयास करते थे, योजनाबद्ध तरीके से उनके स्वर को दबा दिया जाता था और होते होते स्थितियां ऐसी बनी, एक वर्ष तो उनका पाकिस्तान में ऐसा भी बीता कि जिन्ना की मृत्यु 1949 में हुई और 1950 में वे पाकिस्तान छोड़कर के फिर से भारत में आए थे। लेकिन उस एक वर्ष में जोगेंद्रनाथ मंडल जी को यह स्पष्ट आभास हो गया था कि पंथ के आधार पर अपने सिद्धांतों को मानने वाले लोग जितनी प्रकार की आश्वस्तियां हमको दे रहे थे, उन आश्वस्तियों का कोई अर्थ नहीं रहा। उनके सामने बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, 20-20 लोग मिलकर चौराहे पर जब दलित समाज की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, उस समय भी वहां का नेतृत्व इन घटनाओं के विरुद्ध एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। इन परिस्थितियों में उन्हें लगा कि मुझसे जो भूल हुई थी, पाकिस्तान का संपूर्ण संविधान तैयार करने वाले मंडल जी को अंततः निर्णय लेना पड़ा कि मुझे पुनः उस भारत की ओर लौटना पड़ेगा जिस भारत के धमनियों में, जिसके शरीर की धमनियों में रक्त के साथ समरसता का प्रवाह होता है। यहां समरसता के दर्शन नहीं हो सकते। इस निराशा के बीज से जोगेंद्रनाथ मंडल वापस लौट करके आते हैं और इसलिए इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज जिस प्रकार से भारतीय समाज में, भारत का जो मूल समाज है, उसमें विभेद के जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, पांथिक विचारधारा के आधार पर, आज मैं इस मंच से वामपंथ दक्षिण पंथ की चर्चा नहीं कर रहा, साहित्य के उन पन्नों की भी चर्चा छोड़ देता हूं जिन पन्नों पर आज विद्वेष के अंगारे भरे पड़े हैं। पूरे भारतीय समाज में विभेद को लाने के लिए, इस भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए, टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए जितने कुचक्र इस समय साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संपूर्ण भारतीय समाज के क्षेत्र में चल रहे हैं, उतने कुचक्र संभवतः इस भारतीय समाज ने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। वैसे तो यह भारतवर्ष जो है, जिसको हम मृत्युंजय राष्ट्र कहते हैं, इस मृत्युंजय राष्ट्र में 100-200 साल की कोई, मुझे लगता है कि कोई व्याख्या करना थोड़ा सा कंजूसी होगी। इतने बड़े राष्ट्रीय जीवन को अगर हम आकलन करें तो एक छोटे से काल को आधार नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उस छोटे से काल में भी हमारे मनीषियों ने जिन निष्कर्षों को प्राप्त किया, उन निष्कर्षों के आधार पर हमको समझना होगा कि आज राजनीतिक लालसा के कारण से जिस ढंग से जातिगत विभेद पैदा किए जा रहे हैं, आज भारतीय समाज में जिस प्रकार का एक चित्र रचा जाता है कि अरे देखिए भारतीय समाज ने क्या, ये तो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल घृणा का भाव रखता है, ये तो छूत छात रखता है, ये ऐसा करता है, छोटा बड़ा कुछ रहा होगा भारतीय समाज में। लेकिन ये कब था, उस बात का कभी हम इतिहास में आकलन करते हैं क्या? हमारे ध्यान में आता है कि पौराणिक आख्यानों से लेकर के ऐतिहासिक आख्यानों तक जब हम यात्रा करते हैं, आप कल्पना करिए, हमने राजर्षि देखे, महर्षि देखे। इस पूरे संस्कृत वांग्मय में देवर्षि अगर कोई दिखाई देते हैं तो वो केवल नारद जी हैं। और नारद जी कौन है? उस काल की ऋषि परंपरा में उसी वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नारद जी देवर्षि के पद को प्राप्त करते हैं। यह भारतीय समाज की मूल मनीषा है, यह भारतीय समाज की प्रज्ञा है। और इसलिए कई बार हमको आश्चर्य लगता है, उदाहरण इतने सारे हैं, जन जन तक राम को पहुंचाने का काम इस राष्ट्र में कोई करता है तो वो महर्षि वाल्मीकि करते हैं। मैं अलग अलग बताने का प्रयास नहीं कर रहा कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या है। समाज में आपने जिन समाज का प्रतिनिधित्व उनको मान लिया हो, लेकिन ये कुल मिलाकर के सब उसी भारतीय प्रज्ञा के प्रतिनिधि थे, उसी भारतीय ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि थे। राम को जन जन तक पहुंचाने का काम वाल्मीकि ऋषि करते हैं। हमारे यहां पर विवेकानंद जी खेतड़ी महाराज के यहां पर जब अतिथि होते हैं, अचानक एक दिन उनके 56 पकवान का भोग छोड़ करके कहते हैं कि मेरे एक मित्र के यहां आज मेरा भोजन है, आज आपके महल में भोजन नहीं करूंगा। खेतड़ी नरेश आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विवेकानंद जी को ऐसा कौन सा मित्र मिल गया। चुपचाप पीछे पीछे जाते हैं कि आखिरकार स्वामी जी जा कहां रहे हैं। अनन्य भक्त हैं विवेकानंद जी के। और विवेकानंद जी पैदल चलते चलते चर्मकार टोले में पहुंचते हैं, वहां जाकर के अपने मित्र के यहां भोजन करके आते हैं। इन प्रसंगों को आज का भारतीय समाज क्यों नहीं उल्लेखित करता? क्यों नहीं हम बताते कि हम ये तो कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर यह अन्याय हो गया, हिंदुत्व के नाम पर वो अन्याय हो गया, लेकिन हमारे समाज में यह जातिगत विभेद
कभी दिखाई देता ही नहीं था। मैं जिन कालों की बात कर रहा हूं, एक और नारद जी दिखाई दे रहे हैं, विवेकानंद जी दिखाई दे रहे हैं। वहां से चलते हुए अगर आप यात्रा को प्रारंभ करें, सत्यमित्रानंद जी को याद करें, ये जो सिंहस्थ गया था उससे पिछले सिंहस्थ में सारे के सारे अखाड़ों के सारे संत महंत जब अपना अखाड़ा लेकर के और शाही स्नान कर रहे थे, तब स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने कहा था कि मैं शाही स्नान करूंगा, किंतु उन लोगों के साथ करूंगा जिनके कारण से ये पूरा कुंभ परिसर स्वच्छता के बिल्कुल उदात्त अवस्था में हमको दिखाई दे रहा है, जिनके कारण से यदि यहां पर बीमारियां नहीं फैल रही है, प्लेग नहीं फैल रहा है, उस स्वच्छता के दायित्व को अपने कंधे पर निर्वाह करने वाला वाल्मीकि समाज। और ये जो जितने बड़े बड़े तंबू लगे हैं जिनमें बैठ करके संत प्रवचन दे रहे हैं, भक्त प्रवचन सुन रहे हैं, उन तंबुओं को खड़ा करने के लिए ये जो झाबुआ अलीराजपुर से चल करके हमारे वनवासी समाज के बंधु भगिनी आए हैं, मेरा शाही स्नान इन सबके साथ होगा। और हम सब ने वह दृश्य देखा था। ये परंपरा कब रही, आश्चर्य होता है। जिन विद्वेष की बात आज तथाकथित रूप से फैलाई जाती है, मुझे आश्चर्य लगता है आज के युग में चाय पीते समय होटल में हमने कभी आज तक किसी से पूछा क्या, चाय बनाने वाले की जाति क्या है, चाय देने वाले की जाति क्या है, हम जिस ग्लास में चाय पी रहे हैं उसमें इससे पहले किसने चाय पी, सब कुछ समाप्त हो चुका। लेकिन इस समाप्त हो चुकी धारणा को फिर से बलवती करने का काम कौन लोग कर रहे हैं? फिर से भारतीय समाज को कमजोर करने के लिए इस समाज को तोड़ने का कुचक्र कौन लोग रच रहे हैं? ये परंपरा कोई छोटी मोटी नहीं। शिवाजी के समय में हम देखते हैं औरंगजेब के कैद में शिवाजी हैं और शिवाजी महाराज को छुड़वाने का काम करने वाला व्यक्ति। शिवाजी बीमार होकर के लेटे हुए हैं, सिर पर चादर ढकी रहती है। अचानक एक दिन वहां के सारे पहरेदारों को पता लगता है कि जो व्यक्ति चादर ओढ़ करके सोया हुआ है, बाहर जो नोक वाली जो पगड़ी दिखाई दे रही है, वह वास्तव में शिवाजी है ही नहीं। शिवाजी मिठाई के टोकरे में बैठ करके विदा हो चुके हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों को दांव पर लगा करके शिवाजी महाराज की पगड़ी पहन करके, उनकी राजमुद्रिका हाथ में धारण करके, चादर से बाहर हाथ निकाल करके जो सोया हुआ व्यक्ति था, वह मदारी मेहतर था। हम क्यों भूल जाते हैं कि यह समाज कभी भी इस प्रकार के जातिगत भेदों को न तो पहले मानता था न आज मानता है। लेकिन बार बार इन सारी बातों की ओर संकेत करके गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों की अगर हम बात करें, हम अन्य इतने सारे संदर्भ ले सकते हैं, लेकिन आधुनिक संदर्भों में समरसता के काम में जो लोग लगे हैं, उन लोगों को मुझे लगता है कि कुछ वास्तविक प्रसंग आधुनिक जीवन के अवश्य सुनना पड़ना चाहिए। केवल दो प्रसंगों का उल्लेख, 2-3 प्रसंगों का मैं संक्षेप में करके और अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम विद्वज्जनों को सुनेंगे, क्योंकि अचानक आज मुझे बताया गया कि पुस्तक पर चर्चा मुझे करनी है। जो हमारे मुख्य वक्ता आने वाले थे पवन पुत्र बादल जी, वो किसी कारणवश वायुयान चूक जाने के कारण से पहुंच नहीं सके। लोकहित प्रकाशन के प्रबंध संचालक हैं, तो इसलिए उनके दायित्व का निर्वाह मुझे करना पड़ रहा है। इसलिए संक्षेप में 2-3 बातें। मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि जिस समाज की आज हम बात करते हैं, 2 प्रसंग आपको सुनाता हूं। संयोग से अगर दोनों प्रसंगों के मूल में आपको कोई एक ही सामाजिक संगठन दिखाई दे जाए, तो आप मुझे पक्षपाती मत मानना। पहला प्रसंग हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी सुनाया करते थे, संघ के कार्यकर्ता थे। वो बताते थे कि उत्तर प्रदेश के जिस गांव में उनका मूल निवास था, उस गांव में सामान्यतया बाहरी लोगों की धारणा यह रहती थी कि यहां पर जातिगत विभेद अपनी उदात्त अवस्था में, ऐसा कहना चाहिए बिल्कुल एक दूसरे के प्राणों के शत्रु, ऐसा गांव। लेकिन उन्होंने प्रसंग बताया कि मैं एक दिन, वो चूंकि प्रवासी और पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, घर पर जाना बहुत कम होता था। उन्होंने बताया कि मैं जब घर पर गया तो अनायास बाहर से किसी बहन की आवाज सुनाई दी। वो वहां की स्थानीय बोली में बोली थी, इसलिए आधा अधूरा समझा। तो माताजी से पूछा कि वो कौन थी और क्या कह करके गई। माताजी ने बताया कि वो स्वच्छता का काम करती हैं, वाल्मीकि समाज की हमारी बहन है, और वो माँ ये कह करके गई है कि बेटी की बारात आज आने वाली है गांव में, उसकी व्यवस्थाएं कैसे करना है ये आप सब लोग देख लेना। केवल इतना बोल करके वो बाहर से चली गई। हमारे उन कार्यकर्ता का कहना है कि मुझे यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटनाक्रम लगा, ऐसा भी गांव में हो सकता है क्या? और वो जिज्ञासावश उस विवाह के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचते हैं। जाकर आश्चर्य होता है, गांव के ठाकुर साहब, गांव के ब्राह्मण, जिनको कहा जाता है कि ये सब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, वे सब के सब साफा बांधे हुए अपनी गांव की उस बेटी की बारात के स्वागत में हाथ जोड़ करके गांव के सीमा पर खड़े हुए थे।
और उसके बाद उस बारात का जिस ढंग से, जिस शाही ढंग से अभिनंदन और स्वागत हुआ, हमारे वो कार्यकर्ता कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में पूरे समाज के माध्यम से इतना भव्य स्वागत होते किसी बारात का नहीं देखा था। ये हमारे समाज का मूल स्वर है। एक घटनाक्रम कर्नाटक का बता करके अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि माधुरी जी बैठी हुई है इसलिए मुझे अनायास वह प्रसंग याद आ गया, और सत्य प्रसंग है, कोई काल्पनिक प्रसंग नहीं है। माधुरी जी क्योंकि संस्कृत भारती की कार्यकर्ता रही हैं बहुत लंबे समय तक, और बहन की प्रतिनिधि हैं वो, इसलिए मातृशक्ति की प्रतिनिधि है, इसलिए मैं बताता हूं। कर्नाटक के एक गांव में एक बहन एक दिन अचानक पहुंचती है। वो जाकर के गांव के लोगों को बुलाती है और कहती है कि मैं संस्कृत पढ़ाने और सिखाने का काम करती हूं, हमारा एक संगठन है वो सब लोगों को संस्कृत पढ़ाता है, मैं इस गांव में कुछ कक्षाएं लेना चाहती हूं। ध्यान में आया कि उस गांव में जातिगत कारणों से कोई एक दूसरे के साथ संपर्क रखने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस बहन के आग्रह पर उस गांव का एकमात्र ब्राह्मण परिवार जो था, पंडित जी थे जो कर्मकांड भी करवाते थे, उन्होंने कहा कि तुम संस्कृत सिखाने आई हो इसलिए मैं जगह देता हूं। मेरे घर के सामने ये जो नीम के पेड़ के नीचे जो बड़ा चबूतरा बना रखा है, मैं रोज सुबह बैठ करके यहाँ गीता जी का पाठ करता हूं, तुम ऐसा करना यहीं पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। बहन ने संपर्क करना प्रारंभ किया। अचानक एक दिन पंडित जी ने कहा, अरे ये जो लड़का बैठा है ये तो अपने उसका कलुआ का लड़का है। बोले हाँ। कहा अच्छा, संस्कृत सीखने के लिए वहां चरमकार टोले से, वाल्मीकि बस्ती से भी बच्चे आ रहे हैं क्या? कहा आएंगे, ये तो संस्कृत सीखने के लिए आ रहे हैं। पंडित जी चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। एक दिन अचानक वो बहन पहुंची, पंडित जी बारिश का समय शुरू हो गया है, बच्चे वहां सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो भीग जाएंगे, हम सब लोग आ रहे हैं सारे बच्चों को लेकर के, अब हमारी कक्षा तो आपके बरामदे में चलेगी। उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। बरामदे में आकर के बच्चे बैठ गए। संस्कृत की कक्षा चलती रही। बच्चों को पानी पीना था। पंडित जी ने उस बहन को कहा कि ऐसा करो कि हमारे यहाँ जो गांव में परंपरा है, अलग अलग जाति के बच्चों के लिए मैं एक एक ग्लास आपको दे देता हूं, उन बच्चों के लिए एक एक मटके रख देता हूं, सब अपने अपने मटके से अपने अपने ग्लास से पानी पिए, इन सबको आदत है ऐसी। उस बहन ने कहा मेरी कक्षा में तो ये सब नहीं हो सकता। जिस भाषा को, जिस देववाणी को ये सीखने के लिए आए हैं, उसमें इस प्रकार के किसी भेद के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए कृपा करके ये अलग अलग गिलास और अलग अलग मटके तो मत रखिए, एक मटका और एक ग्लास दे दीजिए, सब बच्चे पिएंगे, सब भगवान के पुत्र हैं। एक ग्लास से पानी पीना शुरू हो गया। एक दिन अनायास मटके का पानी समाप्त हुआ तो पंडित जी ने देखा कि एक बच्चा प्यास लगी है कहकर के मटके के पास आया, मटके में पानी नहीं था, वह दौड़कर घर में जाने लगा और अचानक ठिठक करके रुक गया। पंडित जी ने एकदम से कहा रुका क्यों? प्यास लग रही है ना, जा परेंडी पे से जाकर के पानी भर के ला और पी ले। वो बच्चा गया, पानी भर करके लाया परेंडी से अपने हाथ से और उसने पानी पी लिया। एक दिन अचानक बहन ने सारे लोगों को बुलाया, गांव के लोगों को बुलाया, कहा मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, सब बच्चे संस्कृत में अच्छे, कई सारे इन्होंने स्तोत्र सीख लिए, कई सारी बातें हो गई, अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं यहां से जाना चाहती हूं, पंडित जी का आशीर्वाद मिल जाए। आप देखिए पंडित जी का उद्बोधन हो रहा है, पूरा गांव एक साथ, कोई अलग अलग नहीं बैठे थे, सब एक साथ बैठे थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठे थे, एक दूसरे के साथ स्नेह के साथ बैठे थे। और पंडित जी का जब उद्बोधन चल रहा था उस समय उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा बेटा मुझे समझ में आ गया, तुम जो पढ़ाने आई थी वह वास्तव में संस्कृत नहीं थी, तुम जो पढ़ाने आई थी वो हम सबको पढ़ा दिया। मैं अपने आप को संस्कृत का प्रकांड विद्वान समझता था, लेकिन तुमने जो पाठ मुझे और इस गांव को पढ़ाया है, वास्तव में वही पाठ आज पूरे भारत के समाज को पढ़ाने की आवश्यकता है। और इसलिए इस समरसता के पाठ को पढ़ाने की अब आवश्यकता नहीं रही। अब पूरा भारतीय समाज अपनी मूल परंपराओं के साथ एक सूत्र में बंध करके शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। अब इस प्रकार की विभेदकारी राजनीति करने वाले, विचार फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना के साथ खड़ा हुआ एक सूत्र, एकजुट समाज फिर से खड़ा होना चाहिए। भारतीय समाज फिर से शक्तिशाली बने और हम फिर से भारत माता को पुनः उसी स्थान पर ले जाकर विराजमान कर सकें जिसका सपना विवेकानंद जी देखते थे, महर्षि अरविंद देखा करते थे, पूज्य बाबा साहब देखा करते थे, और जोगेंद्रनाथ मंडल जी की जिस त्रुटि को उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अनुभव किया, उस त्रुटि को हम आज के युग में अभी से अनुभव कर सकें तो इस प्रकार की पुस्तकों का लेखन सार्थक हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आपने पराशर जी का लेखन समाज को समर्पित है बात कही। इस कृति के लेखन की आवश्यकता क्यों हुई और सामाजिक समरस स्तर पर बहुत अच्छे से कुछ प्रसंगों का उदाहरण देते हुए आपने बहुत अच्छी बात रखी कि इस पुस्तक में जो बाबा साहब और जोगिंदर मंडल जी हैं उनके पत्रों पर भी चर्चा की आपने और बहुत सारे बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर माधुरी मेहरा जी को, जो आए और पुस्तक पर अपने विचार प्रस्तुत करें। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मंच पर विराजमान आज के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच साहित्य अकादमी के निदेशक आदरणीय विकास जी दवे भाई साहब और मंच में विराजमान श्री अशोक जी पांडे भाई साहब और मेरे समक्ष विराजमान सुधी श्रोताजन। जैसा कि दीदी ने कहा कि पुस्तक पर जो भी है विचार रखने हैं, तो मैं तो यहाँ स्वतंत्र विचार रखने आई हूँ। बड़े दिनों बाद भाई साहब ने अवसर प्रदान किया है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे मन में भाव हैं, विचार हैं, उनको मैं आपके समक्ष रखूँ। समरसता विमर्श यही मेरे ध्यान में है और क्योंकि जनजातियों के बीच कार्य करने का यह अवसर मुझे मिला है, तो उनकी जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वही बार बार मेरे दिमाग में घूमती है। किस प्रकार उनका जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो किस प्रकार समरस है। मेरा जो व्याख्यान है उसी पर केंद्रित होने वाला है, पर उसके पहले जैसा कि भाई साहब ने चिंता व्यक्त की कि बार बार इस समाज को बांटा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है भी नहीं तो भी भ्रम फैलाते हैं। तो एक दोहा है कबीर जी का, हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इसमें जो साधु की बात की है, वो साधु न किसी जात का है, न पात का है, न हमारा कोई पड़ोसी है, न अड़ोसी है। वो तो अभ्यागत है, अनागत है, अतिथि है। हम नहीं जानते वो किस जात का है, समाज का है, बिरादरी का है, पर वो अपने द्वार पर आए तो हम उसकी भी चिंता करने वाले लोग हैं। तो हमारे समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता कहाँ से आई, कैसे आई, ये सोचने का विषय है। वैदिक काल से लेकर हम देखें तो वैदिक काल, वेदों की बात करें, पुराणों की, इसके बाद हम आ जाएं भक्ति साहित्य पर, संत साहित्य पर, लोक साहित्य पर आ जाएं। इन सब में हमें सामाजिक समरसता के सूत्र मिलते हैं। कहीं भी हमारे विखंडन के, अस्पृश्यता के या भेदभाव उत्पन्न करने वाली बात कहीं भी हमें दृश्यमान नहीं होती है। तो हमारा ये जो भारत है एक दिन में तो बना नहीं है, सदियों से ये परंपराएं चली आ रही है और इसी के बल पर ये विश्व गुरु रहा है। और आज भी इसकी जो संस्कृति और सभ्यता है वो विश्व में सभी लोग इसका लोहा मानते हैं। और अब तो ये और ज्यादा चरितार्थ हो रही है, जिस प्रकार का परिदृश्य आजकल हम देख रहे हैं। एक और उदाहरण जो बहुत सटीक है, कहें कि सामाजिक समरसता का ज्वलंत उदाहरण है, वो है नर्मदा परिक्रमा। उसको मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है माँ नर्मदा, और वही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी सदियों से परिक्रमा होती आई है। वो जो 3000 किलोमीटर की लगभग परिक्रमा करते हैं पैदल, तो उस तट पर जो विराजमान वंचित वर्ग है, जनजातीय वर्ग है, वो उस परिक्रमावासी को ठीक वैसे ही भाव से पूछता है जैसे कि माँ नर्मदा ही उसके द्वार पर आ गई है। और वो जो सदाव्रत ग्रहण करने वाले हमारे परिक्रमावासी हैं, वो भी उसी भाव से देखते हैं कि आज मैया ने हमारा जो काम है, आज सदाव्रत इसके माध्यम से दिया है, मतलब माता जी ने ही हमें दर्शन देकर ये कृतार्थ किया है। तो सामाजिक समरसता का ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि ये जो है कि हमारा जो कहें कि सुदूर इतनी लंबी जो यात्रा है सामाजिक समरसता के बल पर ही पूर्ण होती है। और महामंत्र हम देखें तो नर्मदे हर, बस इतना भर बोलना है कि समझ में आ जाता है कि ये परिक्रमावासी है और इस सदाव्रत के लिए आए हैं और हो सकता है कि माता जी हमारे इस घर पर आ गई हैं। तो मैं उसको यहाँ स्मरण करना चाहूँगी। दूसरा एक उदाहरण है, क्योंकि जनजातियों की बात यहाँ हुई, भाई साहब ने भी उसका उल्लेख किया है
तो टीआरआई में काम करने के दौरान मुझे इंदल पूजा पर काम करने का अवसर मिला। बड़वानी के आसपास बारेला जनजाति है, तो वो लोग इंदल पूजा का काम आयोजन करते हैं। प्रकृति पूजा का ही पर्व है इंदल पूजा, 3 दिवसीय आयोजन होता है। पर सबसे ज्यादा उल्लेखनीय उसमें ये है कि मन्नत तो एक व्यक्ति मानता है, पूजा भी उसी के घर पे संपन्न होती है, पटेल और पुजारा उस पूजा को संपन्न कराते हैं। पर 2-3 दिन पहले हर घर में, मजरे टोले में, छोटे छोटे टापरे में, फलिये में, हर घर में आटा बांट दिया जाता है। और वो जिस दिन महाभोज का आयोजन होता है, समापन के अवसर पर हर घर से रोटियां बनकर आती हैं और उस घर में एकत्र होती हैं और सब बैठकर एक पंगत में आनंद मनाते हुए उस भोज को आनंद से ग्रहण करते हैं, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। केवल एक गांव सम्मिलित नहीं होता उसमें, आसपास के कई गांव, कई जनजातीय बंधु जिनको भी सूचना मिल जाए कि वहाँ इंदल है, वो वहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धापूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। तो हमारा जनजातीय समाज जो कि सामाजिक समरसता के सूत्रों के साथ में ही बंधा हुआ है, कहीं भी वहाँ, वो तो इतने वनांचलों में बैठे हैं, सुदूर अंचलों में बैठे हैं, जहाँ कई बार जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी वहाँ पर वो परंपराओं से इस तरीके से बंधे हैं कि कहीं भी बिखराव नहीं है, अलगाव नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, असमानता नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, सब समरस होकर एक भाव में सभी मिलकर उसको आनंद उठाते हैं। और बढ़िया एक का आयोजन न होकर एक सार्वजनिक आयोजन हो जाता है, यह भी उल्लेखनीय है। तो यहाँ समानता और ये सब चीज़ें हैं ही सही, तो कहीं भी इस प्रकार का देखने में नहीं आता जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार तथा कथित बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में मुझे देखने को मिलता है। और वो हमारा जो समाज है, जो वनांचल में बैठा है, कहें कि निरक्षर है, बहुत ज़्यादा साक्षरता तो नहीं है, पर फिर भी वो उन परंपराओं से बंधा हुआ है और बहुत अच्छे से शिद्दत से उन सबको निभा रहा है। और आज भी वो एकजुट है, अपनी परंपराओं को लेकर कटिबद्ध है। अब भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही, तो ये पहला अवसर है कि मुझे इस प्रकार से कुछ बोलने का अवसर मिला है। इसके पहले अभी तक मैंने सामाजिक समरसता को जिया है, कभी बोला नहीं है, क्योंकि कबीर पंथ से दीक्षित माता पिता की मैं संतान हूँ। तो घर में बार बार कई दोहे सुनने को मिलते थे कि आपने को किसी की जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, पर जो हरि को बचता है वो हरि का है, तो इसलिए उसके यहाँ जाया जा सकता है, भोजन का आदान प्रदान हो सकता है। शिक्षा दीक्षा ऐसे स्कूल में हुई कि जो वंचित वर्ग के विद्यार्थियों का स्कूल था, तो उनके बीच उठना बैठना, आना जाना, भोजन इत्यादि का आदान प्रदान, ये सब भी होता रहा। तो कभी अवसर ही नहीं मिला इस प्रकार से कि कभी भेदभाव ऐसा महसूस हुआ हो या कभी ऐसे प्रसंग आए हो। इसलिए मुझे तो लगता है कि भारतीय समाज में ये सब कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे विद्वेषपूर्ण भावना के साथ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। वास्तव में जो संस्कारवान परिवार है, वहाँ तो इस प्रकार का कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से एक लोकोक्ति मुझे याद आती है कि पानी में यदि लाठी मारो तो पानी अलग नहीं होता, थोड़े समय के लिए उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, इस प्रकार के घटनाएं होती हैं, तो थोड़ा बहुत उथल पुथल तो मचता है, पर चूंकि ये सतही है, गहराई में तो ये है ही नहीं, तो थोड़ी बहुत हलचल मचती है, फिर हम वो पुनः सब रास्ता के सूत्र में बन के फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार से ये जो है, यही मेरा अनुभव रहा है। सामाजिक समरसता को मैं इस प्रकार भी देखती हूँ कि संगच्छध्वं संवदध्वं, ये मंत्र हम बोलते आए हैं। जनजातीय समाज में एक और परंपरा है कि हम लोग कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, पर वो दीपावली कार्तिक अमावस्या को नहीं मनाते हैं। वो पूरे गांव में एकत्र होकर पटेल पुजारी तय करता है कि किसी के यहाँ कोई दुख की घटना तो नहीं हुई है या उसके यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है पूरे गांव में। उस पूरे गांव की चिंता करते हुए वो तय करते हैं कि आज हमको दिवाली मनानी है। तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है कि जनजातीय समाज उन सूत्रों को, उन मंत्रों को, उन वैदिक मंत्रों को जी रहा है। तो यही मेरे लिए यहाँ पर विषय रखना था। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे बीच विराजमान है जो मुख्य वक्ता के रूप में श्री अशोक पांडे भाई साहब, उनको सुनेंगे, अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। मैं तो ठीक वैसे ही हूँ जैसे छोटे बच्चे को मेले ठेले में घुमाने ले जाया जाता है ना, तो आज भाई साहब ने वही अवसर प्रदान कर दिया है
कि चलो तुमको भी दिखा लाते हैं आज। तो मैं बस भाई साहब का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। हो सकता है कि छोटे बच्चे नादानी में कई बार कुछ भूलवश त्रुटिवश बोल जाते हैं, निश्चित तौर पे मुझसे भी कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको पुनः नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। मालती दीदी ने बड़े सहजतापूर्वक अपनी बात रखी। आपने कबीर के डोरे से शुरुआत की और सामाजिक समरसता की बात की, जनजातियों की बात की, बोलियों की बात की और उनके बीच में किस तरह से सामंजस्य बैठता है, समरसता स्थापित होती है, इसकी बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षिप्त इसमें और बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। और अब मैं श्री अशोक पांडे जी को आमंत्रित करूंगी करतल ध्वनि के साथ वे आए और पुस्तक पर अपने विचार रखें। प्रशासनिक, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित करने वाले आज के यशस्वी अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, साहित्य अकादमी के विद्वान अध्यक्ष डॉक्टर विकास जी दवे, सामाजिक समरसता पर गहरी पकड़ रखने वाली बहन माधुरी जी मेहरा, सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश की गौरव पद्मश्री आदरणीय मेहरुन्निसा जी परवेज, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में सक्रिय और गंभीर अध्ययन रखने वाले श्रद्धेय कैलाशी पंत, शेष सभी विद्वान श्रोतागण। विषय के संबंध में आदरणीय विकास जी ने बहुत गहराई से अपनी बात सामने रखी है और सामाजिक समरसता के संबंध में विभिन्न पहलुओं को बहन माधुरी जी ने उजागर किया है। एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है जो विकास जी ने अपने कथन में उद्धृत किया, प्रधानमंत्री जी को उद्धृत करते हुए, कि आखिर योगेंद्रनाथ जी मंडल को भारत क्यों वापस आना पड़ा। विषय पे अपने को श्रद्धेय भागीरथ प्रसाद जी को सुनना है, बड़े गंभीर अध्ययन करने वाले हैं, अनुभव भी बहुत लंबा है। मैं तो संक्षेप में एक अपनी बात कह के आपसे अनुमति चाहूंगा। पश्चिम बंगाल के नमो शूद्र समुदाय से वो आते थे। उन्नीस सौ 1937 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। बड़े विद्वान थे, बहुत सक्रिय थे, सामाजिक सरोकारों से उनका गहरा लगाव था, अपने समाज की दुर्दशा के प्रति बहुत चिंतित थे, लगातार सक्रिय रहे। उनका अपनी एक अलग आभा मंडल था, उनके अपने अनेक अलग अनुयायी भी थे। 1943 में उनकी मुलाकात प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से हुई। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का काम प्रारंभ हुआ, मद्रास में स्थापित हुई। उसके बाद उन्होंने बंगाल, बाद में बढ़ गया पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, वह कार्य करना प्रारंभ किया। पर जैसे विकास जी ने कहा कि बहुत शोध की बात है, इस पर अध्ययन करना चाहिए कि पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक लिखी है पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ऐसे श्रेष्ठ राष्ट्रवादी और भारतीय अखंडता के पक्षधर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम करने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल कहां से उनको दिशा भ्रम हुआ, क्योंकि 1943 में जब सरकार गिरी तो ये अपने 21 सदस्यों के साथ ख्वाजा नजमुद्दीन के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, मुस्लिम लीग की।
वो पहली संयुक्त सरकार थी जिसमें जोगेंद्र नाथ मंडल शामिल हुए थे। फिर 1946 में सोहरावर्दी चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री बने। और सब लोग जानते हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अध्येताएं हैं, कि 46 में डायरेक्ट एक्शन हुआ, नोआखली के दंगे हुए, सड़कों पर जो भीषण रक्तपात हुआ, नरसंहार हुआ, उस सब के बावजूद जोगेंद्र मंडल मुस्लिम लीग के साथ जुड़े हैं। ऐसा भी मुझे स्मरण आता है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि पूज्य बाबा साहब अंबेडकर इस पक्ष के नहीं थे, इससे सहमत नहीं थे कि जोगेंद्र मंडल जिन्ना के साथ जाएं या पाकिस्तान का समर्थन करें। पर जब 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर बैठकर घोषणा हुई, माउंटबेटन एक तरफ जिन्ना बैठे थे, एक तरफ सरदार बलदेव सिंह बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, कि हमने पंथ के आधार पर देश के विभाजन करने की घोषणा कर दी। नेटल स्टेट्स को तो अपॉर्चुनिटी दी गई थी, स्वतंत्रता थी कि वो किसके साथ मिले, क्योंकि माउंटबेटन प्रिंसेस क्लब में कह चुके थे कि हम आपसे सारी संधियां समाप्त करेंगे और आप पूर्व की स्थिति में आ जाएंगे। आप चाहें तो पाकिस्तान से मिलें, आप चाहें तो हिंदुस्तान से मिलें, आप चाहें तो स्वतंत्र रहें। पर जो ब्रिटिश इंडिया था, जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, उसमें मतदान होना था और मतदान के आधार पर तय होना था कि कौन सा हिस्सा किस कहां जाएगा। आसाम का एक जिला था सिलहट करके, वह दोनों पंथों के दोनों आबादी लगभग बराबर थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्रनाथ मंडल को सिलहट में प्रचार करने भेजा कि वंचित समुदाय में, अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय में इसके लिए प्रेरित किया जाए, इसके लिए सहमत किया जाए कि पाकिस्तान में मिला जाए। नतीजा ये हुआ कि वो सिलहट पाकिस्तान में गया, आज भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान बनने के बाद उनको श्रम विधि मंत्रालय दिया गया, साथ में कश्मीर मामले नेशनल कॉमनवेल्थ का विभाग दिया गया। पर जैसे विकास जी ने कहा, उनको अनेक आश्वासन दिए गए थे। मेरा विश्वास है अनेक लोगों ने वो जोगेंद्रनाथ मंडल जी का त्याग पत्र जरूर पढ़ा होगा, गूगल पे है, बहुत लंबा है। और उनने जो भोगा 3 साल और उन्होंने जो देखा और उनके साथ जो धोखा हुआ, वो सब उसमें परिलक्षित होता है। जब पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार प्रारंभ हुए तो उनको विशेष विमान के द्वारा भेजा गया। बारीसाल, राजशाही, गोपालगंज, खुलना, मेमनसिंह, इन सब इलाकों का उन्होंने दौरा किया और बड़ा मार्मिक, हृदय को हिला देने वाला वो विवरण है। आप पत्र पढ़ें तो आपको ज्ञात होगा किस तरह अत्याचार हुए। एक जगह तो उन्होंने उल्लेख किया है कि पूर्वी पाकिस्तान में 12 से लेकर 20 साल का कोई हिंदू युवक बचे ही नहीं है। हो सकता है अतिरंजना होए, पर घटना की गंभीरता तो उससे पता लगती ही है। किस तरह महिलाओं को पाकिस्तान की सैनिकों के सुख भोग के लिए अर्पित किया गया, कैसे घरों को घेर कर जलाया गया। तो जो आश्वासन दिया गया था कि वहां जाके हमको सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा, इतना ही नहीं, जो पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री नूरुल अमीन, उन्होंने तो स्पष्टता इनकार कर दिया। तब उन्होंने लियाकत अली खां को यह पत्र लिखा था, त्याग पत्र। उसमें उन्होंने लिखा, मैंने आपको कई बार व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात की, पूर्व में भी मैं लिख चुका हूं। मैंने एक प्रस्ताव भी रखा था कि हमारे समाज के 3 व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाए। बार बार आश्वासन देने के बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो उनको लगता है कि, उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि मुझे ठगा गया, मैं छल का शिकार हुआ, इसलिए व्यथित होकर मैं ये त्याग पत्र दे रहा हूं। इतना विद्वान आदमी, उतनी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैंने सोहरावर्दी की सरकार ज्वाइन की तो मुझे अनेक समुदायों द्वारा
अनेक पक्षों से मारने की धमकियां भी दी गई। उसके बाद भी मुस्लिम लीग के साथ डटे रहे। उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि अंततः निराश होकर, हताश होकर पाकिस्तान छोड़ा और कलकत्ते में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो उनके जीवन के इन पक्षों को उजागर करना, उन पर प्रकाश डालना, उसका शोध करने की आदरणीय श्रीधर जी पराडकर ने बहुत कोशिश की है और भी बहुत साहित्य है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि उन्होंने आग्रह किया था कि दलित समुदाय का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में ना जाए, और उनकी भविष्यवाणी, उनका आग्रह एकदम सत्य सिद्ध हुआ। पाकिस्तान में 1.4% लोग बचे, उसमें सवर्ण नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी थे। कहां चले गए लोग? पूरे पाकिस्तान में 3 से 6% बचे हैं, कहां चले गए लोग? और जैसा विकास जी ने कहा कि जब वो लोग पीड़ित होकर भारत आते हैं और उनको यहां नागरिकता देने की बात होती है तो आंदोलन खड़ा होता है। यहां आने की आवश्यकता क्या थी? अगर उनको वहां सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता, अपनी मान्यताओं के साथ जीने का अधिकार होता, अपनी परंपराओं के साथ जीने का अधिकार होता, तो क्या आने की आवश्यकता थी? भारतवर्ष से कितने लोग जा रहे हैं? तो ऐसा ही मोहम्मद अली जिन्ना का जो पार्लियामेंट का स्टेट था पाकिस्तान का, वो तो यही था कि प्रत्येक को अपनी अपनी मान्यताओं, आस्थाओं के साथ जीने का अधिकार रहेगा। पर इतिहास तो ये कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा लियाकत अली के बारे में कि मैंने इसको प्रधानमंत्री बना के गलती की। उनको भी पाकिस्तान बनने के कुछ ही समय पश्चात नकार दिया गया। आज भले वो कायदे आजम के रूप में पूछते हों, पर व्यवहारिक रूप में उनको किनारा कर दिया गया था। तो श्रद्धेय पराडकर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण विषय को स्पष्ट करते हुए गंभीर पुस्तक लिखी है। सभी लोग पढ़ेंगे, इस आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्रद्धेय अशोक पांडे जी ने संक्षेप में सार्थक बात रखते हुए उस समय की दिशा के बारे में बात किया, सामाजिक समरसता की बात की, विभाजन के वक्त का जिक्र किया, योगेंद्रनाथ मंडल जी के भोगे हुए सच की बात रखी, उस समय की दशा की बात रखी। योगेंद्रनाथ मंडल जी के जीवन पर प्रकाश डालने का लेखक श्रीधर पराडकर जी ने जो प्रयास किया, वो से सब पाठक तक पहुंचेगी और वो सब उन चीज़ों को जान पाएंगे जो उस पुस्तक में वर्णित है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमने डॉक्टर विकास दवे जी को सुना, डॉक्टर माधुरी मेहरा जी तथा अशोक पांडे जी के विचारों से हम अवगत हुए, जिन्होंने पुस्तक के बारे में अपनी बात रखी। और अब निवेदन है आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, आप पुस्तक पर समग्र रूप में अपने विचारों को रखेंगे। बहुत करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित हैं। आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि मध्य प्रदेश प्रोफेसर कमीशन के अध्यक्ष और प्रकांड विद्वान और समाज सेवा में बहुत ही अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाने वाले आदरणीय पांडे जी और साहित्य अकादमी के सचिव, बहुत ही विद्वान भारतीय संस्कृति के बड़े अध्येता आदरणीय विकास दवे जी और हमारी शोधकर्ता विद्वान मेहरा और यहाँ उपस्थित हिंदी के प्रकांड विद्वान और मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य का प्रसार करने वाले आदरणीय कैलाश पंत जी, महेंद्र परवेज जी और सभी विद्वजन, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ विस्तार से चर्चा होनी थी। श्रीधर पराडकर जी स्वयं यहाँ उपस्थित होने वाले थे और मुख्य वक्ता भी यहाँ आने वाले थे, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। और विस्तार से बताते, मैं तो केवल अध्यक्षता के लिए आया था। अध्यक्ष बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति होता है और वक्ताओं ने अपने विचार बड़े सारवर्ग संक्षिप्त किए। मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो ही ज़्यादा बोले और मैं आखिरी में
अपनी अध्यक्षता की औपचारिकता पूरी करूं। ये सही है कि भारतीय समाज में एक बहुत लंबा सांस्कृतिक इतिहास है और यहाँ कई वर्ग, जातियां, क्षेत्र, उसकी कई परंपराएं हैं और कई जगह अन्यायपूर्ण स्थितियां आज भी हैं और कई जगह आदिवासी अंचलों में वो दुनिया से कटे हुए हैं, दे आर अनटच्ड बाय हिस्ट्री। इतिहास का उन पर असर ही नहीं हुआ, तो वो अपने तरीके से जी रहे हैं। पर आज का युग जो है एक व्यापकता लेकर के है। सत्ता का जो सूरज है हर व्यक्ति के पास पहुंचना जरूरी हो गया है, चाहे वो आदिवासी अंचल में हो, चाहे उपेक्षित वर्ग में हो, चाहे किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो। तो ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो हमारा आकलन केवल इतिहास में कई परंपराएं, कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जैसे राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, और भी अभी दवे जी ने कई प्रसंग बताए। तो ये प्रसंग हमारे यहाँ हुए हैं और यहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उल्लेख किया और हम सब जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास कौन थे, वशिष्ठ मुनि कौन थे। कहीं न कहीं वे समग्र समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, जो दलित उपेक्षित वर्ग से उनका संबंध था। तो यही हमारी जड़ों को बताता है कि अपने को शुद्ध पवित्र ऊंची जाति का कहने वाले लोग, जो विद्वत्ता का जहां सवाल होता है वहां पर जाति और धर्म की दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं। तो ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति रही है। मैं समझता हूं विश्व की संस्कृति भी ऐसी रही। भारतीय संस्कृति में एक समरसता रही, चाहे वो धर्म की हो, जाति व्यवस्था हो, गरीबी अमीरी की खाई हो, इसके साथ एक समन्वय बना रहा। तो वो हम उस पर गौरव कर सकते हैं। पर आज की चुनौतियां कुछ अलग हैं कि आज हमको राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। उसमें आदिवासी अंचल में कई लोगों को शिक्षा का अवसर ही नहीं मिलता। आज क्या हम सोचते हैं कि आदिवासी बस्तर जैसी जगह में, दूरस्थ अंचलों में, कोंटा के गांव में रहने वाला कोई बालक आईएएस में, सिविल सर्विस में कंपटीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन के विद्यार्थी से कर पाएगा क्या? ये विसंगति है कि जाति धर्म से संबंधित नहीं। ये विसंगति का निवारण की चुनौती हमारे सामने है। मैंने तो यहां प्रस्ताव दिया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा आरक्षण समस्या का हल नहीं है। हम किसी को कंसेशन दे करके किसी पद पे बैठा दें, ये समस्या का हल नहीं। समस्या का हल है हम उनको योग्य बनाएं। यदि आदिवासी बालक को हम अच्छी शिक्षा दें तो वो योग्य बनकर के उस पद पर पहुंचे। ये हमारे लिए चुनौती। इस तरह का वातावरण, कुछ राजनीतिक कारणों से हम लोग व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अभी 70 सालों में जो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है इन सुधार के उपाय जो किए गए हैं। तो उसमें सही स्थिति ये होगी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे दूरस्थ अंचलों में रहते हैं या गरीबी में रहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा का अवसर दिया जाए, उनको सक्षम योग्य बनाया जाए और उन पदों पर लिया जाए। मैं तो ये मानता हूं कि कोई आदमी ग्रेजुएशन करके गया है, मध्य प्रदेश के किसी जिले से गया है या आदिवासी क्षेत्र से गया है, उसको दिल्ली के सेंट स्टीफन डीपीएस स्कूल है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, लॉ फैकल्टी है, 3 इयर्स उनको पढ़ने का मौका दिया जाए।
तो 3 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर IAS की परीक्षा दें और फिर देखिए उनको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आरक्षण की बजाय उनको सक्षम बनाया जाए। ऐसे लड़के लड़कियां जो कि छोटे शहर से दूरस्थ अंचलों में जो प्रतिभाशाली हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको हम सक्षम बनाएं, तो ये वास्तव में समरसता का कारण बनेगा। यदि हम योग्यता के आधार पर हमारा चयन होता है तो हमको कोई कटुता नहीं कहीं महसूस होगी, और यदि हम रियायत करके वहां पहुंचते हैं तो दूसरा आदमी कहेगा कि मैं तो 80% है, ये 70-60% वाला प्रोग्राम बैठे। तो ये कटुता क्यों है? हम गधे को घोड़ा बनाकर क्यों नहीं इस्तेमाल करें? तो ये विसंगतियां का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, क्योंकि इस क्षेत्र का IAS का मुझे सर्विसेज का भी अनुभव है और कलेक्टर कमिश्नर के रूप में कई जगह दूरस्थ अंचलों में मैंने बहुत काम किया। जैसे कई बार मैं देखता हूं कि यहाँ पर आवास योजना की बात मैंने हर जगह पहल की। आज प्रधानमंत्री ने 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया, जो किसी को हम आवास ही नहीं रहने देंगे, कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे। ये हमने 94 में एक अभियान चलाया यहाँ भोपाल होशंगाबाद संभाग का कि हम किसी को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, पक्का मकान बना के देंगे। तो इंदिरा आवास योजना थी, बहुत कम 15,000 रुपए मिलता है। तो एक गांव में मैं गया, होशंगाबाद का आदिवासी गांव, तो वहां पर झोपड़ियां बनी हुई थी सभी। तो उन्होंने कहा नहीं आप ईंट का मकान बनाइए। तो उन्होंने कहा कि ईंट तो हमने देखी नहीं और ईंट का कैसे मकान बनाएं। मैंने कहा आप बनाएंगे, हम आपसे बनवाएंगे। और मैंने सरकार को बता दिया कि ये इंदिरा आवास जो इस तरह का वीडियो सामान ले जाता है, यहाँ शहर से ईंटें ले जाता है, बड़े ईंट वाले भट्टे की, और लकड़ी ले जाता है शहर से, जाली वो खिड़की ले जाता है, तो सारा सामान यहाँ से खरीद के ले जाता है, मैं सारा पैसा यहीं खर्च करके चला जाता है शहर का। ये ग्रामीण विकास नव शहर विकास। तो वहाँ गांव में ही सामग्री तैयार हो। तो आपको आश्चर्य होगा, जब मैंने वहाँ एक कमेटी बनाई फॉरेस्ट गार्ड की, पंचायत की और सभी सरपंच और उनका पंचायत सचिव की, तो उन्होंने जब ईंट बनाना शुरू किया, जो 1 रुपए की ईंट यहाँ से ले जा रहे थे, 7 पैसे की ईंट पड़ी और बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की। और जो छोटी सी कोठरी बनती थी, जो जनरली एक खटिया बिछती थी उसमें, तो उसको उन्होंने HIG हाउस जैसा बना दिया। आज होशंगाबाद बैतूल के कुछ गांव आप देखेंगे, पूरे गांव के गांव पक्के हो गए, शहर जैसे कॉलोनी हो गए। तो मैं एक उदाहरण से मैंने खुद महसूस किया कि मनुष्य के अंदर विकसित होने की कई क्षमताएं हैं। ये आवास का सवाल नहीं, ईंट का सवाल नहीं, उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा अरे हम तो, ये तो इतना आसान काम है। तो मनुष्य के अंदर कई क्षमताएं हैं, यदि उनका अभिव्यक्ति होती है और क्षमता का उनको एहसास होता है तो वो चमत्कार कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, हर व्यक्ति उस महानता को हासिल कर सकता है। आज हम देखते हैं सिविल सर्विसेज में आप जब रिजल्ट निकलते हैं तो कई गांव के लड़के लड़कियां बड़ी कठिन परिस्थितियों में पढ़ करके केवल मेरिट में ही नहीं, परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान हासिल कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, संख्या बहुत कम है। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी क्षमता है और उसको विकसित करने का उन्होंने संघर्ष के जरिए मौका लिया। तो ये मौका हमें देना होगा। कई बार ये धारणाएं होती है कि भाई ये आदिवासी बच्चे ये क्या करेंगे, ये जानवर की तरह, ये क्या पढ़ेंगे, क्या राजनीति करेंगे। हमारा भारतीय संविधान बनते समय भी ये बहुत चर्चा हुई थी कि आदिवासी हैं, दलित हैं, ये क्या हमारे नेता बन सकते हैं, क्या चुनाव लड़ सकते हैं, क्या इनको वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये सवाल उठे भारतीय संविधान की बहस में।
परंतु वो सारी चीज़ों को समाप्त करते हुए उन्होंने कई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने तर्क दिए और सबको संतुष्ट किया। और मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए हैं, जिसको सही समरसता का एक नया आधार कायम किया भारतीय संविधान, वो अद्वितीय है। आज एक ही झटके में भारतीय संविधान बनाते हुए उन्होंने वोट देने का अधिकार गरीब से गरीब आदमी, मजदूर को, महिला को, दलित को, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया। आपको आश्चर्य होगा, जो ब्रिटेन की हम बहुत सराहना करते हैं, 1928 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इतना बड़ा लोकतंत्र, पुराना और बड़ी भारी कानून की व्यवस्थाएं, इतनी मजबूत, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ के बारे में इतना भारी हामी भरने वाला देश, जो वोट देने का अधिकार 1928 तक नहीं था। तो 1947 में हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तय किया कि इसमें कोई भेद मत करिए, क्या आज अनपढ़ है, दलित है, कल वो पढ़ा लिखा और समझदार बन के वोट देने का अधिकार से वो हासिल करेगा। उसकी समरसता का एक आधार बनेगा कि बराबरी का एक दर्जा मिल जाएगा उसको, तो बराबरी करने की उसके अंदर क्षमता विकसित होगी और इसके परिणाम अच्छे आए। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए पूरा दुनिया आश्चर्यचकित है। इतनी बड़ी संख्या, गरीबी अमीरी, कई क्षेत्रों में विभाजित होने वाले लोग आज एक लोकतंत्र में पीसफुल इलेक्शन होते हैं, सत्ता परिवर्तन होती है, कोई लूटपाट नहीं। मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं, पाकिस्तान इस मामले में बुरी तरह सफल हुआ। वहां लोकतंत्र का आधार ही नहीं बना पाया। अभी प्रधानमंत्री परसों बोल रहे थे कि वो ये पाकिस्तान में समझ में ही नहीं आता है कि किसके हाथ में सत्ता है, सेना के हाथ में है, नेताओं के हाथ में है, या कुछ जमींदारों के हाथ में सत्ता है। तो इस तरह से पाकिस्तान वो काम नहीं कर सका जो भारत ने करके दिखाया और सबको विकास के अवसर दे दिए। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा समरसता के विषय पर चर्चा करते समय कि अभी भी हम कई विसंगतियों को साथ जी रहे हैं। हमें स्वीकारना होगा, चादर डालने से कोई चीज समतल नहीं हो सकती, कारपेट के नीचे गंदगी छुपाने से सफाई नहीं हो सकती। तो समरसता कोई यथास्थिति का सिद्धांत नहीं है कि जो कुछ ठीक चल रहा है भैया ठीक है। समरसता एक जीवंत विचार है। जीवंत विचार ऐसा है कि हमारे अंदर विसंगतियां, हम मिलें जुलें और उसको समरस करते जाएं, जो नीचे है उसको उठाते चलें, साथ में लेते चलें। ये समरसता का सिद्धांत। अन्याय, उत्पीड़न कहीं भी हो, मैं जातीय दलित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी नहीं कहना चाहता। कई मैं अभी देखता हूं राजनीति में आने के बाद कई ब्राह्मण, ठाकुर और उच्च जाति के लोग, उनके परिवार में बहुत गरीबी है और बड़ी उपेक्षा है उनको बड़ी परेशानियां झेलना पड़ती हैं उनको। हमारे चंबल क्षेत्र में ही मैं देखता हूं दूरस्थ अंचलों में उनका एक्सपोजर ही नहीं, दुनिया ही नहीं देखी। श्री जातिवाद से जुड़े हुए एक्सपोजर नहीं, तो उनका एक्सपोजर हो, उनको रोजगार के साधन मिलें, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, तो वो देखेंगे दुनिया। तो ये विसंगतियों का निवारण हमको करना होगा। और जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति का प्रश्न है, उसके उत्थान की अभी भी आवश्यकता है। माननीय सर संचालक जी ने कुछ समय पहले इस तरह की सर्वे कराया था कि हमारे यहाँ अभी भी एक जल स्रोत, एक पूजा स्थल, एक शमशान की व्यवस्था हिंदू समाज में। तो वहाँ कई गांवों में कई ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं, ऐसी नहीं। भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब में लिखा है
और मैं इस सेंटेंस को पढ़ के चकित हो गया। उन्होंने कहा भारत में समाज है ही नहीं, और यदि है तो विखंडित है। तो ये समरसता के लिए बड़ी चुनौती, विखंडित क्यों है? हमको विखंडन खत्म करके एकीकरण करना होगा। और इसी कमी को उन्होंने जो भारतीय संविधान बनने के बाद जो भाषण दिया, जो बहुत विदेशी विद्वानों ने बहुत ज्यादा कोट किया, यहाँ कम है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की सफलता के बारे में क्या विचार है। तो उन्होंने कहा भारतीय समाज में एक तो हमने राजनीतिक रूप से सबको समान कर दिया, वोट देने का अधिकार देकर, और हर वोट की बराबर वैल्यू। इंग्लैंड और दूसरे फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज में वोट की वैल्यू का बड़ा अंतर रहता था। कोई जमींदार जितनी हैसियत का रहता था उसके वोट की संख्या ज्यादा है। कोई 100 वोट, 1000 वोट, 10,000 वोट के, एक व्यक्ति का वोट 10,000 के बराबर वैल्यू रखता है। ये प्रसंगतियां अभी तक चली हैं इंग्लैंड में। तो हमारे भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन विसंगतियों को एकदम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा 1 वोट 1 वैल्यू, अर्थात एक ही वोट अधिकार होगा, उसकी बराबर वैल्यू। पर 1 मैन 1 वैल्यू हम नहीं अभी कर पाए। ये एक अंतर्विरोध है। 1 मैन 1 वैल्यू, अर्थात हर आदमी की बराबर कीमत हम नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम भारतीय संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के माध्यम से इस कमी को हम पूरा करने की चुनौती है, इसको हम पूरा करेंगे। और यदि हम पूरा नहीं कर पाए तो हम बड़े खतरे को मोल ले लें। तो समरसता का सिद्धांत के अंतर्गत ये हमारी चुनौती। हम 1 मैन 1 वैल्यू करने के लिए हर व्यक्ति की बराबर वैल्यू कीमत हो, ये बहुत जरूरी है। इस तरह का हम वातावरण बनाएं। और हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जाति धर्म से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। उसके अंदर क्षमताएं समान होती हैं, विकसित करने का मौका मिले। अभी मैं देखता हूं सिविल सर्विस में एक आदिवासी लड़की, बहुत ही जिसकी झोंपड़ी है, माँ बाप खड़े हुए हैं, फोटो है, और वो IAS में सिलेक्ट हुई। तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, हर व्यक्ति में क्षमता बराबर होती है। उस क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं ये क्षमता को विकसित करें और समाज के एकीकरण पर हमें जोर देना चाहिए। और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो तो बड़ी जोर से तरक्की होगी, बहुत ज्यादा। यदि हम जातियों बटे रहे, यहां जो दूरस्थ अंचलों में देख रहा हूं, कई जगह ऐसी स्थितियां हैं। कोई यादव पिट रहा है तो उन्होंने कहा साहब ठाकुर बैठे हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई गुर्जर पिट रहा है, कोई ब्राह्मण पिट रहा है तो ब्राह्मण को हमें चिंता नहीं। ये क्यों होता है? अंबेडकर का जो सेंटेंस था कि वी डोंट हैव सोसाइटी इन इंडिया, देन मैंने अभी कई सोशलिस्ट का, वर्ल्ड फेमस सोशलिस्ट का स्टडी की व्हाट इज सोसाइटी। तो सोसाइटी की डेफिनेशन में यूरोपियन लेखक बड़े सोशलिस्ट मानते हैं सोसाइटी क्या है। उनका सोसाइटी के वो सदस्य सांस्कृतिक रूप से, खान पान से एक दूसरे मिले जुले रहते हैं, और कोई संकट आए तो एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। कि मदद के लिए दौड़ने की बात जो है समरसता मांग करती है। यदि हम समरसता की बात करें तो हमें मदद के लिए दौड़ना होगा। ये नहीं कि वो उस जाति का आदमी पिट रहा है तो हमें कोई परवाह नहीं। तो कई ऐसे प्रसंग हमने देखे हैं, कोई बहुत पैसे वाला है, मीडिया एकदम उनको हाईलाइट कर देता है, और गरीब लोग, कहीं एक्सीडेंट होता है, 10-10, 20-20 लोग मारे जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता। तो कल्चर के रूप में ऐसी स्थितियां मैंने कई जगह देखी। तो ये धारणाएं हमारी बदलना चाहिए। हर व्यक्ति को हम महत्व दें, गरीब से गरीब व्यक्ति। और आज़ादी, ये व्यक्ति का
उत्थान का जो रूप है, टी.एच. ग्रीन एक स्कॉलर हुए, उन्होंने कहा है कि एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेंट इज नॉट लिबर्टी, एज एब्सेंस ऑफ अगलीनेस इज नॉट ब्यूटी। जैसे बदसूरती की अनुपस्थिति सौंदर्य नहीं, सौंदर्य कुछ और पॉजिटिव चीज, आज़ादी कुछ और पॉजिटिव चीज मांगती है। जैसे हमने आज़ाद कर दिया लोगों को, अधिकार दे दिए, तो अधिकार को मूर्त रूप देने की क्षमता भी हमें देना हो। यदि किसी पक्षी को हमने कई महीनों से वर्षों से कैद में रखा है पिंजड़े में, उसको यदि हम पिंजड़े से मुक्त कर दें तो ये आज़ादी नहीं, उसको सक्षम बनाना, वो ऊंचाइयों पर उड़ सके और बड़े दूर बड़े अच्छे हरे भरे पेड़ों पे फलों को स्वतंत्र रूप से खा सके, वो क्षमता हमें विकसित करना चाहिए। तो उसके मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको बाधित करने का दायित्व राज्य का है, मतलब बाधाएं ना आए, वो आगे बढ़ सके। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो समाज की जो संरचना है, जो व्यवस्था है, जो कुरीतियां हैं और जो सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा वो परिलक्षित होती हैं, उसका निवारण ही समरसता का कार्यक्रम होना चाहिए। और समरसता आज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम कहीं पिछड़े हैं तो इसी क्षेत्र में थोड़ी हमारी कमजोरी है। भारत की अर्थव्यवस्था को कोरोना में भी किसी ने चोट नहीं कर पाया, क्योंकि कृषि, हमारा किसान क्षेत्र, कृषि वर्ग जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए। पर किसानों के बच्चों की हालत, किसानों की खुद की हालत को और हमें मजबूत करना होगा। इसमें पूंजीपतियों को देखेंगे, सेंसेक्स बढ़ता चला जा रहा है, कोरोना के होते हुए बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी में उनको फायदा हो रहा है। तो ये विसंगतियां ये भी हैं, इनका निवारण एक बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि आज जो डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल की पुस्तक का विमोचन किया गया। श्रीधर प्राणकर जी बहुत बड़े विद्वान हैं, मेरा उनसे संपर्क है और बड़े सुलझे हुए उनके विचार हैं। और योगेंद्र नाथ मंडल का जो प्रसंग यहाँ बताया गया, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ही न्याय मिले, दूसरी जगह न्याय हमको नहीं मिला। योगेंद्र नाथ मंडल को जिस उत्साह से उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, वो निराशा में हुए, और ये निराशा कहीं न कहीं भारतीय परिस्थितियों में भी कहीं कहीं है। तो ऐसे प्रसंग यहाँ न हो। डॉक्टर अंबेडकर का ये रूप, ये दलितों के नेता नहीं थे, वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें खुल करके उन्होंने पाकिस्तान का बनना उन्होंने समर्थन नहीं किया कभी। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, देश का विभाजन हो। और अभी कई लोगों मालूम नहीं होगा कि धारा 370 जो भारतीय संविधान में है, उसका डॉक्टर अंबेडकर ने भारी विरोध किया था। तब वो एक दूसरे अय्यर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, उनके जरिए शेख अब्दुल्ला अंबेडकर से मिले थे कि भाई ये प्रावधान जरूर करो, स्पेशल स्टेटस हो। तो अंबेडकर ने कहा कि भाई ये प्रावधान करना ठीक नहीं है, ये भारत के हित में भी नहीं हो, आपके हित में भी नहीं। आप उपेक्षित हो जाओगे। आप सोचते हो अलग राज्य बना लो, डिफेंस हम देखें और तुमको खाना वहाँ पहुँचाएं, अनाज पहुँचाएं, ये हम करेंगे क्या? उनसे अब्दुल्ला के साथ कहा कि नहीं, नेहरू जी ने कहा है। तो नहीं भाई, हम नहीं सहमत हैं, आप उनसे बात करें। तो नेहरू जी ने, वो अय्यर थे, उनको उनके माध्यम से प्रस्ताव रखवाया संविधान। तो जो फाइनल ड्राफ्टिंग में आया तो उन्होंने लिखा क्लियर में, भारतीय संविधान में आप देखेंगे टेम्परेरी प्रोविजन, ब्रैकेट में लिखा हुआ 370 में टेम्परेरी प्रोविजन। अंबेडकर ने एग्री किया कि 6 महीना साल भर के लिए यदि आप ऐसे करना चाहते हो
तो ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना होगा। तो 70 साल लग गए उसको समाप्त होने। ये विसंगतियाँ थी, ये भी विकृतियाँ थी हमारे भारतीय संविधान की। इसका निवारण अब हुआ है, तो इससे केवल भारत का ही नहीं, ये कश्मीरियों के हित में भी उनको विकास के अवसर मिलेंगे और पूरे देश की एकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हम तरक्की में हासिल होंगे। तो इस तरह से समरसता बहुत व्यापक क्षेत्र है, और जो विसंगतियाँ हमारे समाज में हैं, आर्थिक व्यवस्था में हैं, या जो कुरीतियाँ हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, तो उसको हमें प्रोटेक्शन देना है, उनको अवसर दिए जाएं। अभी जो समृद्ध वर्ग है वो तो अभी मैं देख रहा हूँ कि स्कूल्स में लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, हाई सेकेंडरी के बाद, गाँव में विशेष। जब कॉलेज में मैं देवी अल्ले विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर था, तो लगभग बराबर 50-50%, अर्थात समृद्ध वर्ग शहर की लड़कियों को मौका मिल रहा है। तो गांव की लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन में गांव की बेटी योजना चलाई। गांव में जो फर्स्ट क्लास लड़कियां आती हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, अर्थात उनको उस लालच में कॉलेज में पढ़ाई किया। तो ऐसे अवसर हमें देना पड़ेगा, जो कि आधी दुनिया है, उनको विकास के अवसर दिए गए। अब विकास के अवसर दिए गए हैं तो उसका लाभ मिला है। आप चाहे प्रशासन में देखिए, पुलिस में देखो, हवाई जहाज तक चला रही हैं, आर्मी में जा रही हैं लड़कियां, और वो अच्छा काम कर रही हैं। उनको सहायता कमजोरी की बात कहीं उनके चेहरे पे नहीं आती। तो ये भी हमारे समरसता की आवश्यकता है। महिलाओं को, आदिवासियों को, उपेक्षित क्षेत्रों में, गरीब है, कोई भी व्यक्ति हो, इसमें जाति धर्म का सवाल नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी हम एक सही समाज करेंगे। और मैं सोचता हूँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने जो लिखा है कि हमारे पास समाज नहीं, भारत में समाज नहीं, ये बहुत बड़ा व्यंग है। और इस व्यंग से मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम स्थापित करें हम सॉलिड समाज हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले सदस्य हैं समाज के, ऐसा वातावरण पैदा करें, एक दूसरे का सपोर्ट करके इस देश को महान बनाएं, इस राष्ट्र को महान बनाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी ने पुस्तक को केंद्र में रखकर अध्यक्ष के उद्बोधन में कहा, आदिवासी अपने तरीके से जी रहे हैं, आज का युग व्यापकता लिए है। राम शब्द की बात आपने की, भारतीय संस्कृति में समरसता की बात रखी, जो गौरव का विषय है। आज हमें राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। आपने कहा आरक्षण समस्या का हल नहीं, समस्या का हल उन्हें योग्य बनाना है। बहुत अच्छी आपने सार्थक बातें रखी। आपके उद्बोधन से सभागार गौरवान्वित हुआ। और अब मित्रों, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं। पूर्णाहुति के हेतु, आभार हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विश्वास कुमार चौहान जी को, जो निजी विनियामक के आयोग के सदस्य हैं। बहुत विनम्रता के साथ आमंत्रित हैं आभार हेतु। काफ़ी समय सभी लोगों को इस सामाजिक आंदोलन के इस कार्यक्रम में हो गया है। आभार प्रदर्शन करते हुए मैं स्वयं भार ना बन जाऊं, इस बात का मुझे ज्ञान ध्यान भान है। तो मैं संक्षिप्त में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में अपनी संपूर्ण आभा के साथ उपस्थित आदरणीय भागीरथ प्रसाद जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हम उनके आभारी हैं। साथ में उनकी अर्धांगिनी मेरुन शाह परवेज पद्मश्री मध्य प्रदेश की शान, वो भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक पांडे जी, उनके द्वारा भी हमारे आकस्मिक आग्रह पर भी अपनी संपूर्ण विद्वता के साथ इस विषय को प्रतिपादित करते हुए हमारा मार्गदर्शन किया है, हम उनके भी आभारी हैं। हमारे बीच में आदरणीय माधवी मेहरा जी हैं, जिन्होंने समरसता के साथ भगवान कबीर के विचारों को हमारे सामने
प्रसारित किया, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और ये जो संपूर्ण श्रीधर पराडकर जी की कृति डॉक्टर अंबेडकर और जोगीनाथ मंडल, इस कृति पर व्याख्यान और विमोचन का जो ये चक्र घुमा है, ये चक्र जो कि साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा घुमा है, इसकी धुरी हमारे बीच में हमारे विकास जी दवे जो साहित्य अपने अकादमी के निदेशक हैं, उनके माध्यम से घुमा है, प्रज्ञा विमर्श के सहयोग से। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। और उनके साथ में ये जो मंच सज्जा, ये बैकड्रॉप, ये सारी व्यवस्थाएं राकेश जी ने की हैं, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं। वास्तव में हम सबकी भूमिका इस समय कोविड-19 के समय सीमा पर खड़े उस जवान की तरह है जिसके सामने दो चुनौतियां हैं, एक तो स्वयं की रक्षा और दूसरी राष्ट्र की रक्षा। वास्तव में स्वतंत्रता के पहले कई आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक आंदोलन में हमें सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन ये निरंतर चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। इन आंदोलन में एक आंदोलनकारी की भूमिका में, एक देशभक्त की भूमिका में, एक समरसता के प्रहरी की भूमिका में आप सबने भी अपनी कोविड से स्वयं की रक्षा की बात करते हुए इस समाज की चिंता को भी, समरसता की चिंता को भी यहाँ पर प्रकट किया है आकर। मैं आप सभी का भी यहाँ पर जो उपस्थित हैं हमारे बीच में, खासतौर से हमारे बीच में विलास जी उपस्थित हैं, चंद्रकांत जी उपस्थित हैं, धीरेन्द्र जी उपस्थित हैं, कैलाश जी पंत उपस्थित हैं, निमेश जी सेठ उपस्थित हैं, आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने प्रज्ञा विमर्श और साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में आकर जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति देकर हमारा प्रोत्साहन किया है। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जब रात्रि होती है तो सूर्य का प्रकाश तारों में और चांद में समाहित हो जाता है। माँ सरस्वती भले ही विलुप्त हो गई हो नदी के रूप में, लेकिन उनके किनारों पर जन्मी ज्ञान की वो परंपरा आज भी हमारे भारत के प्रज्ञा मंचों पर प्रस्फुटित होती रहती है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंच पर जलाए गए दीप की ज्योति भले ही बढ़ चुकी हो, परंतु आज समरसता की ज्योति हमारे अंतर मन में निश्चित रूप से जगी होगी। हम इसे हृदय की गहराइयों में उतार कर अपने व्यवहार में परिणित कर और समाज में भी इसको प्रसारित करेंगे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ प्रज्ञा विमर्श और साहित्य अकादमी आपकी बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। वंदे मातरम।